जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो जा, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, प्रतिभा किसी परिचय के मोहताज नहीं होती, इसी को सही साबित कर दिखाने वाले एक महान शख्सियत के साथ आपको आज रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, शिद्दत व पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत का लोहा मंगवाते हुए एसएससी सीजीएल को क्रैक करके फाइनली सिलेक्शन पा लिया है। मिस्टर मनोज जी आज हम उनके साथ हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और आपसे उनके साथ कुछ वार्ता करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। धन्यवाद सर। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सिलेक्शन के बाद कैसा महसूस हो रहा है? सर सीधी सी बात है, अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता तो वो गौरवान्वित ही महसूस करता कि उसकी मेहनत फाइनली कहीं जाके अचीव हो जाती है, जो वो चाहता था उसको मिल जाता है। तो खुशी हूँ और ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो चाह रहा था वो मिला है। तो इतना बड़ा मुकाम हासिल करने की सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ भी आज मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे मित्रगणों को जाता है, जिन्होंने मेरे इस परिश्रम में बहुत बड़ा सहयोग दिया। खासकर मेरे दोस्तों ने, जो मेरे साथ हमेशा बने रहे, चाहे जीवन का कोई भी दौर हो, कठिन हो या आसान हो, कठिनाइयाँ आई हों चाहे आसान रास्ते रहे, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, वो मेरे साथ पल पल खड़े रहे और मैं कभी डगमगाया तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो इसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना ये सब अधूरा था, और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जो मेरे साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहे। तो इतने बड़े मुकाम को हासिल करने की आपने तैयारी की या किससे प्रेरित होकर की आपने? एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम तक मुझे सरकारी नौकरी का कोई शौक नहीं था कि बीकॉम ऑनर से था तो यही था एमबीए करना है। पर जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उसके बाद प्राइवेट में जॉब नहीं थी। फिर मेरे एक टीचर थे जो मुझे हिंदी पढ़ाते थे स्कूल में, उनका लगता था कि मुझ में कोई प्रतिभा है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करना। और मेरे दादाजी का एक सपना था कि घर में कोई एक सरकारी नौकरी वाला हो। तो दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन वो बात जब ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद समझ आई कि हाँ, अब ये दौर है, अब नौकरी करनी है तो नौकरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आप या तो प्राइवेट में जाइए या सरकारी में जाइए। फिर वो दादाजी की बातें और वो जो मेरे टीचर थे उनकी बातें मेरे दिमाग में कौंधी कि नहीं, तैयारी सरकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिभा है तो आप कर सकते हैं, आप कठिन मेहनत करेंगे तो ज़रूर हर चीज़ मिल सकती है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये सरकारी नौकरी की तैयारी की शुरुआत की थी। तो इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, तो इसकी आपने तैयारी कैसे की, रूपरेखा क्या बनाई, स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कैसे इतनी बड़ी मंजिल को आपने हासिल किया? एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कई दोस्त थे तो सभी ने सोचा कि अगर प्राइवेट नहीं हो पाती तो सरकारी करते हैं। तो उनसे मैंने कुछ हेल्प हेल्प ली, उन्होंने मुझे गाइड किया। और आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, यानी जो इस फील्ड में पहले से है उनसे मैंने गाइडेंस ली। तो बेसिक मेरा यही था कि 1 साल के अंदर हो सकती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप टाइम लगाओगे तो ही होगा। अगर आप डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विद इन 1 ईयर आप अचीव कर सकते हैं चीज़ें। तो मेरा बेसिक यही था कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप पहले कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। लेकिन बट मेरे केस में मैंने 6 महीने की कोचिंग ली थी, वहाँ से मुझे थोड़ा गाइडेंस हो गया कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ था जो मैंने कोचिंग से सीखी, वो है कि आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ आप रूटीन में रहिए, प्लस आपको जब आपका सिलेबस पूरा तो आपको मॉक जरूर देने चाहिए। तो मेरा फोकस रहा कि मैं मॉक को ना मिस करूँ, उसी वजह से शायद मैं अचीव कर पाया ये। किस पद पर आपका सिलेक्शन हुआ इस टाइम? जी, मेरा इस समय सीजीए अकाउंटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर अकाउंटेंट के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। पढ़ाई आप कितनी देर कर लेते थे? आ,
अगर वैसे घंटे तो नहीं कभी गिने, लेकिन ये मानिए कि आप जैसे सुबह 8 से लेके और शाम को 6 बजे तक, उसके बीच में आप 2 घंटा 1 घंटा निकाल दीजिए, खाना, घूमना, टहलना, चाय पीना, ये आप उसी हिसाब मतलब से। पूरा समर्पित थे आप। हाँ, वही मानिए कि जी 8 से 6 के बीच का रूटीन था। शाम को फिर मैं इतना पढ़ता नहीं था, जैसे बहुत से लोग होते हैं रात में पढ़ना, रात रात भर जागना, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रॉपर रूटीन था। मेरा बस था सुबह, दिन में आप जितना टाइम दे सकते हो दिन में दो, रात सोने के लिए प्रॉपर। अगर आपको नींद नहीं लोगे तो आप फिर पढ़ा हुआ आपको रिटेन नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। अगर आप सोचो कि आप 14 14 16 16 घंटे पढ़ रहे हैं और नींद आप 5 घंटे भी ना ले, 6 घंटे भी ना ले, तो फिर वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। इसलिए प्रॉपर एक रेस्ट भी जरूरी है। इसलिए मैं दिन में सिर्फ पढ़ाई करता था, रात मेरे लिए सिर्फ सोने के लिए थी। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मम्मी पापा घर पे कौन कौन है, क्या बैकग्राउंड है, सर, थोड़ा सा फैमिली के बारे में। एक्चुअली मेरी फैमिली में माता पिता के अलावा मुझसे 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। वो भी पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो जो मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और जो उससे छोटा भाई है उसका भी फाइनल ईयर चल रहा है, और जो सबसे छोटा वो इस समय 12th क्लास में है। तो वो वेट कर रहा है कि सीबीएसई का भी एग्ज़ाम ले कर आए। अब तो खैर कैंसिल ही हो गए एग्ज़ाम। मूल तो रूप से कहाँ के निवासी हैं आप? जी, मूल रूप से मेरा जो निवास स्थान पड़ता है वो खलीलाबाद के पास संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन जो मेरा रहना सहना है, जो मैं रहा हूँ शुरू से, मेरा जन्म स्थल है वो सब दिल्ली है। मेरी पढ़ाई सब कुछ मैंने तैयारी भी दिल्ली से ही की है। फैमिली अभी दिल्ली में ही है। हाँ, फैमिली दिल्ली में ही है, मतलब माता पिता दिल्ली में ही है इस समय। तो पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एक प्राइवेट फैक्ट्री में एक एज अ लेबर है। वहाँ पे उनके यहाँ कूलिंग का इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो वो वही बनाते हैं। तो इसके पहले की आपकी लाइफ कैसे थी जब आपने ये सिलेक्शन पा लिया है, और इसके पहले? देखिए, सिलेक्शन से पहले तो हर कोई मतलब नर्वस ही रहता है, और थोड़ा प्रेशर भी रहता है फैमिली का, सोसाइटी का, कि कितनी देर तैयारी करेगा इंसान। ग्रेजुएशन हो गए, ग्रेजुएशन भी अच्छे मार्क्स से किया तो कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, आखिर तैयारी क्यों करो, या आप जॉब के साथ तैयारी करो। तो उस चीज़ का दबाव रहता है। लेकिन जब फाइनली आप रिजल्ट अचीव कर लेते हो, तो जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे वो भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ हो गया। और जब जब उस दौर में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो यही है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आप अपने सिर्फ गोल पे टारगेट रखिए कि आपको क्या अचीव करना है। लोगों की बातों को सुनेंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं ना। सफलता मिलते ही लोगों की राय बदल जाती है। बिल्कुल है, सफलता मिलते ही कहते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो वही चीज़ होता है सिलेक्शन के साथ। अगर आप सेलेक्ट हैं तो दुनिया आपको पूछेगी, आप बेशक फाइनल जेट से आउट हो जाएं, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। तो अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट में मैं ज्वाइन करने के पहले? अभी प्रेजेंट में मैं इंडियन रेलवे में ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे कार्य कर रहा ट्रैकमैन? हूँ। हाँ हाँ जी। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि नौकरी के साथ पढ़ाई। मुश्किल तो है, लेकिन कुछ नामुमकिन नहीं है ना। नामुमकिन नहीं, मैनेज आप किया टाइम आपने। मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो जॉब है, ये 6 से 6 की जॉब होती है। इस बीच में 8 घंटे का काम होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे रेस्ट होता है। अगर आप सोचे तो 12 घंटे हो गए ना ये, लेकिन बीच में रेस्ट होता है। उसमें आप एक आधा 1 घंटा खाइए, रेस्ट कीजिए, 2 घंटा निकालिए पढ़ने के लिए, वो है। प्लस आप शाम को आते हैं तो शाम को 3 4 घंटे निकालिए। अगर आप दिन में डेली अगर 5 घंटे निकाल सकते हैं, 4 घंटे, तो इनफ है। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, मेरे साथ जो हेल्प ये हुई कि मैं नौकरी में तो कर ही रहा था तैयारी, प्लस मेरा जो बेस बना वो नौकरी में आने से पहले ही मैंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। तो बस मुझे उसको एक शेप देना था। एक रूपरेखा बना रखी थी, एक स्ट्रेटजी बना रखी थी पहले से ही। हाँ जी, वो जो भी था पहले की तैयारी थी, बस ये था कि उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि जो चीज़ें वो भूल ना जाए। अच्छा मनोज जी, शौक क्या है आपके? हॉबी? हॉबीज़ तो खैर ये सब स्कूलिंग के टाइम ही रहती है। जब आप धीरे धीरे हायर स्टडीज़ में जाते तो हॉबीज़ कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाती हैं, जब प्रिपरेशन का दबाव, फैमिली का दबाव। वैसे क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन वो भी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो भी छूट गया था। पढ़ाई के बाद खत्म हो गया फिर? हाँ, जब पढ़ाई करने लग जाता है इंसान तो शौक अपने आप गायब होने लगते हैं। या तो पढ़ लीजिए या फिर आप अपने शौक पूरी करें। ऐसा नहीं कहता हॉबीज़ नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन समय नहीं मिल पाता चीज़ों को। आप एक साथ हर चीज़ तो नहीं मैनेज कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको लेकर चल सकते हैं। जैसे मुझे स्विमिंग का भी बहुत इच्छा था, जब मैं एनसीसी करता था, स्विमिंग करूं। अच्छा, आपने एनसीसी भी किया है? हाँ, मैं एनसीसी, कहाँ से? वही दिल्ली डायरेक्टर से एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास आउट हूँ, नेवल विंग से। तो शौक था एनसीसी के दौरान स्विमिंग करने का। फिर पढ़ाई, एनसीसी,
फैमिली सब कुछ एक साथ लेके चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ शौक को त्याग ही देता है कुछ समय के लिए। जैसे आप सेलेक्टेड हो तो अब मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, नौकरी के साथ साथ भी अगर मुझे कुछ करने की इच्छा हो तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास समय मैं निकाल सकता हूँ। तो जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं और आपको देख के मोटिवेट होके आपसे प्रेरित होके अगर वो एसएससी सीजीएल या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश तो यही होगा कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आप अगर किसी भी चीज़ के पीछे लगते हैं ना तो उस पे कंटिन्यू रहिए। देखिए, सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको बस उस पे फोकस रहना है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका गोल क्या है। हमेशा डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपको उनको अवॉइड करके चलना है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए उतरे हैं तो आप उसको अचीव करने के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगा या और क्या रिजल्ट आ सकते हैं। आपको बस उस पर फोकस रखना कि मैं कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हो नहीं सकते। हाँ, आज के टाइम पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है, लोग अवेयर हुए हैं, लोग चीज़ों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप अपना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाइए और सिर्फ पढ़ाई करिए। बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं अचीव हो सकता। आज के टाइम पे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहता किसी को 12 घंटे पढ़े। अगर आप, मेरा एक ही चीज़ मानना था, अगर आप 6 घंटे ही पढ़े तो वो 6 घंटे की पढ़ाई आपके पास रिटेन रहे, यानी आपको याद रहे। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस हो, लाइक कि आप दिन में 2-4 घंटे निकाल पाए पढ़ने के लिए। तो वो 4 घंटे आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं फिर पता चला आधे घंटे खेलने चले गए। समर्पित होना चाहिए। हाँ, आप उसमें रहिए। अगर 4 घंटे ही पढ़ रहे तो 4 घंटे सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद आप अदर एक्टिविटीज कीजिए। आप सिर्फ कहने के लिए 12 घंटे में इन्वॉल्व है, लेकिन पता चला 12 घंटे में 2 घंटे कहीं चले गए बाहर घूमने, 1 घंटे खाना ही खा रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, तो फिर वो स्टडी रूटीन प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता। तो इसी वजह से रिजल्ट शायद लोगों को अचीव भी नहीं होता। आप जितना भी पढ़िए लेकिन एक डेडिकेशन के साथ करिए कि हाँ, वो उतना घंटा मुझे सिर्फ पढ़ना है और कोई अदर काम नहीं करना है। तो हमारा लास्ट सवाल आपसे है, जो युवा हैं अभी 10th या 12th पास किया है, तो जो मैं देख पा रहा हूँ वो टोटली कंफ्यूज होते हैं। 10th या 12th पास होने के बाद कोई कहता है एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई बैंक की तैयारी करता है, तो कोई कहता है साथ में जॉब भी कर लेते हैं, तो कोई ट्यूशन भी पढ़ा लेता है। मतलब टोटली कंफ्यूज रहते हैं, उनका एक लक्ष्य नहीं होता है और फाइनली उनको निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो सोचना उनका बहुत कुछ होता है, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो टोटली कंफ्यूज होते हैं। कहीं एसएससी की तैयारी किया तो कहीं बैंक की तैयारी किया, तो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कहीं टीचिंग कर रहे हैं। ऐसा हमारा मानना, जो मैं देख पा रहा हूँ, टोटली कंफ्यूज रहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, लास्ट में निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे लोगों में क्या संदेश रहना चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो 10वीं और 12वीं में होते हैं वो टीनेजर होते हैं। वो उस समय उनकी वो जो सोचने की स्ट्रेंथ होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती या मैच्योर नहीं हो पाते कि प्रॉपर डिसीजन ले पाए। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते, होता सबके दौर आते। जैसे हम भी जब इस एज में थे तो कंफ्यूज थे कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या ऐसे करना लोगों है। के बड़े भाई होने के नाते थोड़ा सा आप जो है एक संदेश ऐसे लोगों के लिए। हाँ, संदेश मेरा उनके लिए यही होगा कि देखिए, अगर आपको कभी भी दिक्कत कहीं भी लगे तो आप अपनों से बड़े से एक बार गाइडेंस लीजिए। देखिए, सेल्फ डिसीजन आपका हमेशा ही होता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो या आपके टीचर हो। आपको कभी भी लगे लाइफ में कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे लीजिए। बिना किसी गाइडेंस के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप सिर्फ भटकेंगे। आप कभी सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर लें, कभी नौकरी कर लें, कभी कुछ कर लें, तो इन चीज़ों से नहीं हो सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ आप पहले अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने टारगेट में कंफ्यूज हैं तो आप फिर किसी से सजेशन लीजिए जो आपका वेल विशर्स हो। वो आपको, आप सभी जानते हैं, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर आप इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस लीजिए। अगर पेरेंट्स आपके एबल नहीं है कि वो एडवाइस दे पाएँ या उनको कैरियर के बारे में नहीं पता, तो आप अपने टीचर से सजेस्ट कीजिए। या आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो भी सेम एज में है तो आपके घर में कोई बड़ा होगा या आप कोई जिनसे आपकी बॉन्डिंग हो, उनसे आप सजेशन लीजिए। आप जानते हैं इस दौर में बहुत सारे मोटिवेटर्स मिलेंगे या बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो आपको एक अच्छे करियर की तरफ गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका कोई पैशन है तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली करना है तो आप प्रोफेशनल के पीछे जाइए। हाँ, यही है कि जो आपका विजन है आप उसी के पीछे रहिए। आप सिर्फ किसी कहने पे जाके गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़ जाइए या प्राइवेट की तरफ चले जाइए, ये करना गलत है। जो आपके अंदर है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सबको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आपको खुद से ये फीलिंग आएगी कि हाँ अगर आप कर सकते हैं तो आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। तो बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको
पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मनोज भाई तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचा सकते हैं। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प।